नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूं करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के। मेरा नाम कृष्णानंद पांडे है। दोस्तों, कल आपकी जो क्लासेस मिस हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। कल किसी कारण से जो है मैं क्लास नहीं जो है आपके लिए बना पाया। तो आज हम 9 मई की जो क्लासेस हैं उसे रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं और इसमें हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों को भी डिस्कस करेंगे। करंटली ऑनगोइंग जो चल रहा है, जो करंटली डेवलपमेंट आप देख रहे हैं भारत में, भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपकी ऐसी स्थिति भी मैं समझ पा रहा हूं कि आप इस समय एक ऐसी विस्मय स्थिति में जो है उलझे हुए हैं कि 2025 के यूपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर के क्या न्यूज़ जो है कंफर्म की जाएगी, कैसे रहेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली एक चीज़ तो आप सभी को पता ही है कि कल जो है नोटिफिकेशन आपका आ गया है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 25 मई को ही कंडक्ट कराने के लिए बात बोली गई है। हालांकि ऐसे 4 स्टेट हैं जहां पर करंट सिचुएशंस को देखते हुए ये ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि अगर स्थिति हल्की सी भी और बिगड़ी तो पेपर कराने का जो निर्णय है वो थोड़ा बदलना पड़ सकता है सरकार को। ऐसी स्थितियां जो देखने को मिल रही हैं। हालांकि फिर भी दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर डेट जो है आपकी चेंज भी होती है, लेट सपोज दैट कि डेट जो है आपकी चेंज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए, ऐसी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए एक महीने के लिए अगर डेट चेंज हो गई, एक माह की तिथि आगे कर दी गई कि एक माह बाद होगा, ठीक है। तो जो भी एक माह बाद संडे आएगा उसमें कोई दिन निर्धारित करके यूपीएससी कहेगा हम पेपर कराएंगे, तो इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका रीज़न ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उस पढ़ाई का जो सार है वो आपने कंसाइज वे में उसको समझा करके, समझ करके आपने इकट्ठा कर रखा है अपने दिमाग में। तो अब आपको बस रिवीजन करना है, चीज़ों को मजबूत करना है, ताकि जब भी अवसर इस बात का आए कि पेपर कंडक्ट करने की डेट अनाउंस कर दी जाए तो आप अपनी तरफ से, आपकी तैयारी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसी सिलसिले में आपको करंट की न्यूज़ के साथ अपडेट रखना हमारा काम है, जो कि मैं कोशिश करता हूं कि बखूबी मैं कर सकूं। और हालांकि एक क्लास मेरे से मिस हो गई आप सभी के लिए, बट उसकी भी मैं आपको वीडियो जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप आराम से उसका एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम 9 तारीख की जो है करंट अफेयर्स, जो कि आज की करंट अफेयर्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जो पहली खबर है वो क्या है। देखिए, द हिंदू में जो पहली खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है उससे जो रीसेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है हमें, उसके रिगार्डिंग एक जो है न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि पेज नंबर 1 पर है। और पेपर GS 2 और 3 दोनों से संबंध करके इसका आप स्टडी कर सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, खबर क्या है। खबर ये कह रही है कि रिसेंटली आप सभी ने देखा कि किस तरीके से कायरतापूर्ण जो हमले कर रहा है पाकिस्तान, उसका अब भारत ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक बार फिर आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दूं कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है युद्ध या वॉर से रिलेटेड, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ सिनेरियो क्या है वो आपको समझना है। देखिए, अभी क्या है ना कि 2025 का आपका जो है प्री अभी होना है। उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी में क्या है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में तैयारी कर रहे हैं जब देश में बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट हो रही हैं। हालिया देश जो है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर बहुत सारी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये डेवलपमेंट जो होंगी वो बेसिकली धीरे धीरे आपके मेंस के पेपर को भी इंपैक्ट करेंगी। कैसे करेंगी? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पुट होने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, जैसे अगर आप साइंस एंड टेक की बात करें, जैसे अगर आप बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की, तो ये 3 ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इस साल आपको जो है अच्छी तरीके से पढ़ करके जाने हैं। हालांकि दोस्तों, खबर की बात करें तो खबर क्या रही है वो ये रही है कि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से जो है हमारे डिफरेंट जो है लोकेशंस को टारगेट किया गया, जैसे जम्मू पठानकोट, ठीक है, जैसे जम्मू, पठानकोट और उधमपुर, इसमें जो है ड्रोन अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। हालांकि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे पास जो है एक मल्टी लेयर जो है हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, एक मल्टी लेयर जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, या यूं कहें कि आपकी जो आकाशीय क्षमता है,
मारक आकाशीय क्षमता वो काफ़ी अच्छी है हमारे पास। तो लेयर डिफेंस सिस्टम होने के नाते हमारे पास केवल हम अभी आप रिसेंटली सुन रहे होंगे S-400 के बारे में, ठीक है। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है हवा में जो है मिसाइल्स को या किसी प्रकार के ड्रोन को या किसी प्लेन को जो है वो शूट डाउन करने की जो है वो पावर रखता है। तो S-400 सिर्फ ऐसा नहीं है, हमारे पास आकाश मिसाइल सिस्टम है, आपने देखा होगा जो भारत द्वारा निर्मित किया गया है आकाश मिसाइल सिस्टम। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो है इक्विपमेंट्स हैं जो कि आकाश में यानी हवा के ज़रिए या यूँ कहें कि आकाश के ज़रिए जो भी हमारे ऊपर अटैक होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको जो है आपको इस तरीके से एक तरह से एक ढाल मिल जाती है जो आपके लिए कामगर साबित होती है। तो S-400 के बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये साइंस एंड टेक का जो है एक बहुत अच्छा पोर्शन माना जाता है। क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली और ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी इन सबको पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। वहीं अगर आप देखें तो मिसाइलों के जरिए हमला किया जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। तो नाकामी ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी आपको देख रहे होंगे, रात में वो जो है एक उजाला सा दिखता है आपको और वो सडनली ब्लास्ट होता है। तो ये ऐसा जो है इस समय आपको ऐसी न्यूज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से आप देखिए कि जो डिस्ट्रक्शन भारत ने की है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान अभी तक नहीं कर पाया है। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। उसको बस अब वो कर क्या रहे हैं इस बौखलाहट में, वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। वो पुंछ में टारगेट किया उन्होंने, ठीक है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि इस तरीके से इसमें एक जगह और भी है जो न्यूज़ आ रही है कि जैसलमेर जो है आपका राजस्थान का जो जैसलमेर इलाका है वहाँ पर भी कल एक जो है ड्रोन अटैक जो है उसको जो है एक तरह से न्यूट्रलाइज किया गया कि किसी तरीके से उसको भी हमने न्यूट्रल कर दिया। और इस तरीके से पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है कि उसका खुद का डिफेंस सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है। हमारे ड्रोन्स ने जाकर के जो है रावलपिंडी और इस जगहों पर अटैक कर दिया और इनका डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जो है किस तरीके से जो है भारत जो है एक अग्रेसिव मूव लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि भारत के जवाब में इन हमलों को रोकने के बाद पाकिस्तान ने हवाई हमले को निष्प्रभावी कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान के हवाई हमले को निष्प्रभावी कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं, उसमें आपको ब्रीफली जो है समझाऊंगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कौन कौन से टारगेट्स एरिया हैं, कौन कौन से लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें। और जो पाकिस्तान में इस समय बौखलाहट है वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू में झूठ बहुत ज़्यादा झलकता है, लेकिन अब कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो सर्कुलेट हो ही जा रहे हैं मार्केट में, वो सर्कुलेट हो ही जा रहे हैं जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उनको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक वीडियो में जो है आज शाम तक आपको मिलेगी, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। भारत ने जवाब में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। फिर रिटेलिएशन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि भारत ने बहुत सारे ऐसे सैन्य ठिकानों को जो है हमला बनाया है जो पीओके के आसपास के एरिया में है, ठीक है। तो इसलिए अब सैन्य ठिकानों में कौन कौन से सैन्य ठिकाने हैं, किस तरीके से उसकी रणनीति है, ये रणनीति पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत सरकार का ये साफ साफ कहना था कि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो सैन्य गतिविधियों से संबंधित हो, कृपया करके उसकी सूचना, उसकी फोटोज कृपया करके आप सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। एक नागरिक होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी तरीके से आपने पीआईबी की पोस्ट देखी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे गवर्नमेंट के पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जिसमें ये साफ कहा गया है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी मिसगाइडिंग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट नहीं करना है। अगर आपको वो व्हाट्सएप पे दिखे, अगर आपको इंस्टाग्राम पे दिखे कि ये फाइटर प्लेन देखो सुखोई गिर गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि आपको अपनी जो है सेना पर भरोसा करना है। दोस्तों इसके एवज में मैं आपको एक बात बताऊं, आपने गलवान वैली वाला इंसिडेंट तो सभी ने सुना होगा। गलवान वैली में हमारे जितने जवान शहीद हुए, भारत को एक बार भी इस चीज़ को जो है छुपाने में कोई वो ये नहीं वो होता है कि भारत हमेशा डेटा देता है। हमने ये माना कि भाई हाँ 30 जवान हमारे जो है वो जो है इसमें जो है गंभीर रूप से घायल और शहीद हुए। लेकिन आप चाइना को देखिए, उसके एवज में चाइना ने बोला हमारे सिर्फ 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं बस। आप समझ पा रहे हो, बाद में अमेरिकी रिपोर्ट्स और अदर जो है आर्टिकल्स ने ये बताया कि वहां पर इनकी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो हम डेटा नहीं छुपाते, हमारा काम डेटा छुपाने का नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ऑथेंटिक न्यूज, जो प्रमाणिक न्यूज है, उस पर भरोसा करना है। उसके लिए आप कुछ ऐसे जो है चीजें हैं फॉलो कर सकते हैं, जैसे जो आपका ये पीआईबी है, पीआईबी हैंडल आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई फैक्ट चेक करना, तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो हमारा व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप,
ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी जो है आपको पीआईबी का एक चैनल मिल जाएगा। वो पीआईबी का चैनल आपको जो है फैक्ट चेकर के नाम से जो है उस पर आपको देखने को मिलेगा। वहां से जाकर के आप पीआईबी जो है जो इस समय सर्कुलेट की जा रही है फोटोज ना, कि ये देखो ये पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया, ये पाकिस्तान ने सुखोई गिरा दिया, पाकिस्तान ने मिसाइल गिरा दी। देखिए जब भी कोई ऐसी न्यूज़ हो ना तो आप जाकर के पीआईबी पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको जो है कोशिश करूंगा कि आपको हमारे कम्युनिटी सेक्शन में वो पीआईबी का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीआईबी का लिंक दूंगा। तो इसलिए कोशिश करिए, ये ध्यान से देखते रहिए, इस पे आपको सारे फैक्ट चेक करके बता देगा। ये जितनी भी वीडियोस आपको देखने को मिल रही है और जितनी भी फोटोज मिल रही है ना कि सुखोई को शूट डाउन कर दिया और हमारे जो है राफेल को शूट डाउन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सारी वीडियोस पुरानी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, पुरानी फोटोज को सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान। अभी रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान के एक जो है किसी सरकारी पद के अधिकारी ने जो है भारतीय सेना की ड्रेस पहन करके बताया कि भारतीय सेना हम तो भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं। बाद में सर्कुलेट हो गई, बाद में उनकी रियल फोटो सामने आ गई। तो ये है एक मॉडर्न वॉरफेयर। अब वॉर वो नहीं रह गई कि सिर्फ जंग जो है सरहद पे होगी। अब सरहद के साथ साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सोशल मीडिया के तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से, सूचना में ये जंग हो रही है। अब जंग का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका डायमेंशन है, वो बढ़ गया है और कई डायमेंशन अब निकल के सामने आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है। लाहौर में जो है भारत ने उनकी हवाई रक्षा प्रणाली को निष्प्रभावी कर दिया है। आपने ये भी देखा होगा कि लाहौर में जो उनके जो है रक्षा प्रणाली थी उसको तक जो है टारगेट किया गया। जो इनकी हवाई रक्षा प्रणाली थी वो टारगेट हो जा रही है। तो ये किस बात की रक्षा प्रणाली, इससे आप समझ सकते हैं। हालांकि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य ठिकानों पर हमले देर रात तक किए गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ हैं इनको फॉलो करने का आपको हमेशा तरीका याद रखना है कि कुछ ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करना है, ठीक है आपको। लेकिन अब बात ये आ रही है ना कि ऑथेंटिक सोर्स पहचाने कैसे। तो मैंने आपको पीआईबी के बारे में बताया, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। हालांकि अगर आप बात करें तो सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे हैं ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हम किसी भी तरीके से ऐसे कोई जो है एक प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है जहां हम सिविलियंस को टारगेट कर रहे हों या हम किसी ऐसे एरिया को टारगेट कर रहे हों जहां रिहायशी इलाके हों। भारत अभी तक के किसी भी तरीके से इस कोई भी एक ऐसा एरिया हमारी तरफ से टारगेट नहीं हुआ है। हालांकि आपको कैजुअलिटी तो देखने को मिलेगी। लेट्स सपोज दैट, मान लेते हैं मैं यहाँ पर जो है पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सडनली मान लीजिए मेरे से 500 मीटर 200 मीटर दूर कोई एक मिसाइल अटैक हो ही जाए। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ मिसाइल गिर गई, मुझे कोई चोट आ गई मान लेते हैं। अब मैं कह दूं कि नहीं पाकिस्तान जो है ये तो मेरे ऊपर अटैक हुआ। भाई अगर आप उसकी रेंज में रहेंगे तो आपको तो चोट लगेगी। तो भारत स्पेसिफिकली साफ साफ ये मेंशन कर रहा है कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब सिविलियंस, और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में सिविलियंस और आपको मतलब वो शब्द आपको तो जानते ही हो कि आतंकवाद और सिविलियंस सब बराबर ही हो जाता है। उसका भी आपको आगे जो है एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप उसमें खुद देख पाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से वहाँ की जो सरकार है, जिसको मतलब नेशनल नहीं वर्ल्ड लेवल पर जो है चीज़ें कंसीडर पूरा देश कर रहा है, उसको वहाँ सपोर्ट किया जा रहा है। वो आप अब आने वाले आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो जवाबी कार्यवाही है वो भारत ने पूरी तरीके से कंप्लीट की है दोस्तों। हालांकि अगली खबर पे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आपके पेज नंबर 1 पर ही है और जीएस पेपर 2 से संबंध करके इसे आप पढ़ सकते हैं। और आपकी जो खबर है वो है रोहिंग्या मुद्दा। एक बार फिर से रोहिंग्या मुद्दा चर्चे में आ गया है, ठीक है। चर्चे में इसलिए आया है, यानी कि चर्चा में इसलिए इस मुद्दे को वो किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक डिसीजन आया। वो डिसीजन क्या है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा जानने वाला है। देखिए रोचक डिसीजन ये आया है कि रोहिंग्या में जो मुसलमान हैं वो जो है, हालांकि आपको तो पता ही होगा कि ये म्यांमार से आए हुए थे, ठीक है। म्यांमार से जो है विस्थापित जो है मुस्लिम पॉपुलेशन रोहिंग्या मुस्लिम है, वो भारत में शरणार्थी के तौर से आए हुए थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रोहिंग्या को निर्वासित करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन किया कि इसके ऊपर कि रोहिंग्या भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये टोटली डिसीजन, इट्स टोटली अप टू यू, यानी कि टोटली अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये डिसीजन डाल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो होगा, ठीक है। कुछ रोहिंग्या लोगों के पास UNHRC, क्या है UNHRC, ठीक है, सॉरी HCR है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। सो बेसिकली ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन UN की एक संस्था है जिसको जो है UN द्वारा बनाया गया, और ये जो है ऐसे कानून बनाती है कि जो विश्व भर में विस्थापित
या जबरन जो है विस्थापन किए गए लोग होते हैं, अगर वो शरणार्थी के तौर पर दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या नियम कानून उस देश को फॉलो करने पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों इसमें जो एक अपडेट सामने निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि जो कुछ रोहिंग्या हैं उनके पास UNHCR का जो है एक तरह से कार्ड है, जो शरणार्थी होने का जो है प्रूफ होता है, उस पर बात उठ रही है कि उनके पास कार्ड है तो आप विस्थापित कर कैसे सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का ये कहना है कि हमारे पास तो एक कार्ड है और कार्ड होने की वजह से जो है हमें विस्थापित तो नहीं किया जाना चाहिए। अब विस्थापित होने का कारण क्या है वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये UNHCR आपका बना, ठीक है, UNHCR, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये जब बना तो इस पे जो है 133 के आसपास देशों ने जो है इसका हस्ताक्षर किए थे, लेकिन भारत उनमें से नहीं था। याद रखिएगा दोस्तों, UNHCR में जो है भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो जब भारत ने UN के किसी जो है प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए नहीं तो वो भारत पर बाध्यकारी है नहीं, वो भारत को बाध्य नहीं कर सकता, वो भारत को ये नहीं कह सकता कि आप इन शरणार्थियों को आपको रखना ही पड़ेगा। ये टोटली भारत के ऊपर निर्भर करता है कि जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ रहने दे या ना रहने दे। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, शरणार्थियों का भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेशी की तरफ से आने वाले मुस्लिमों की बात करें, अगर रोहिंग्या की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो ये बॉर्डर एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। भारत के जो किसी भी तथाकथित रूप से कुछ भी घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए भारत का ये कंसर्न रहा है कि हम इनको वापस भेजेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये डिसीजन जो है वो आपका एक तरह से जो है सरकार के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ साफ साफ देखिए, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से भाग कर आए थे, भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, ये वही स्लाइड है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि हाँ दोस्तों, इसके बाद है कि भारत में 1951 के शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर ने नहीं किया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शरणार्थी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसके बाद आपका UNHCR बना, इस पर हस्ताक्षर तो भारत ने किए ही नहीं है। तो भारत को रोहिंग्या को शरणार्थी मानने की बाध्यता नहीं है, और यही कारण है कि जो है भारत की केंद्र सरकार के ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है कि वो ऐसे लोगों को रखे भारत में या उनको निर्वासित करे, यानी कि उनके देश वापस भेजे। हालांकि दोस्तों, भारतीय संविधान जो है उसका अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत में रहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ भारत के नागरिकों को है, ना कि बाहरी लोगों को। शरणार्थी हैं, हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान से बहुत सारे जो है हिंदू शरणार्थी, ठीक है, बौद्ध शरणार्थी, बहुत सारे देशों से बहुत सारे शरणार्थी हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें इस बात को लेकर के कि बाध्यता है, हम आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तो देखिए UN के इस शरणार्थी सम्मेलन में भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो इसे भारत बाध्य नहीं है, ठीक है। और इसी भारत को तो रोहिंग्या जो है, इन्होंने एक अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ खारिज करते हुए ये बात बोली कि भाई ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, या हमारा जो है एरिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली जो खबर है वो इंपॉर्टेंट है, वो पेज नंबर 6 पर आपको मिलेगी, और GS पेपर 3 से आप इसे संबंध करके पढ़ सकते हैं कि निपाह जो वायरस है वो रिसेंटली फिर जो है देखने को मिला है। उस पर रिसेंटली फिर एक डेवलपमेंट देखने को मिली है कि निपाह वायरस जो है वो केरल के एक जो है लीडी के अंदर एक बार फिर से उसकी पुष्टि हुई है, और निपाह वायरस काफ़ी दिन बाद जो है इसकी पुष्टि हुई है, इसलिए ये चर्चा का विषय है, ठीक है। तो केरल में निपाह वायरस की जो है वो पुष्टि हुई 2018 में जो है सामने आया था पहली बार। इसके बाद जो है निपाह वायरस की अभी रिसेंटली में केरल के मल्लपुरम जिले में निपाह वायरस मिला है। हालांकि जो लेडी हैं उनको ऐसे बहुत सारे जो है एक तरह से आपको कह सकते हैं कि आप उनके अंदर बहुत सारे ऐसे जो है लक्षण उनको दिखने लग गए थे, जिसके बाद जो है जांच टीम ने उनको हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद जब चेकअप हुआ तो पता चला कि उनको निपाह वायरस की जो है समस्या है, उनको निपाह वायरस उनके जो है बॉडी में मिला। इसके साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट ये भी रहा है कि निपाह वायरस इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है। तो निपाह वायरस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके साइंस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली कोरोना को आपने देखा, फिर आप निपाह देख रहे हो, तो ये ऐसे वायरस जो ऑलरेडी जो एक कह सकते हैं कि आप एक टाइम पीरियड में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, उसके काफ़ी समय बाद फिर से एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट की जो है ये चिंता का विषय बन चुका है। इसके साथ साथ एक चमगादड़ जनित जेनेटिक वायरस होता है निपाह, जो मनुष्यों और जानवरों में निपाह वायरस संक्रमण का कारण बन जाता है, ठीक है। तो निपाह वायरस जो है ये जो ये बैट होते हैं, बैट यानी चमगादड़ जो होते हैं, इनसे जो है उत्पन्न होते हैं। और आपने रिसेंटली ये भी सुना होगा कि ये जो कोरोना था ये भी कहीं चमगादड़
से संबंधित ऐसा कुछ। तो देखिए चीज़ें जो हैं वो आपको इसलिए भी पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ता है कि साइंस एंड टेक में कौन सारे डिजीज़ हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक और न्यूज़ इस पे दे रहा हूँ। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक जो है साउथ की ही एक न्यूज़ आई है और उसमें कुछ मैंने ऐसा पढ़ा था कि रिसेंटली जो है एक बच्ची थी, उसको कुत्ते ने काट लिया। ऑल्दो वो बच्ची जो है उसको कुत्ते ने जब काटा तो रेबीज जो है वो हो गया, जबकि कुत्ते को वैक्सीनेशन करवाया गया था। तो एक बार ये देखने को मिल रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन जो है ये जो सडनली जो है बीमारियां जो है दोबारा से पनप रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा घातक हैं। ये एक सोचने का विषय है और शोध का जो है कारण बनता है। हालांकि दोस्तों अगली न्यूज़ हम जो है हमारे सामने वो पेज नंबर 14 पर जीएस पेपर 2 से संबंध करके आप इसे पढ़ सकते हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में जो है जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में आपको डिस्कस किया था कि इन पर एक 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई गई थी इनकी जांच करने के लिए, क्योंकि इनके घर में जो है आग लगने के समय जब फायर फाइटर्स जो है वो पहुंचे तो आग बुझाते समय इनके जो है घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी जो कि जल चुकी थी आधी। तो इस बात पे ये केस हुआ कि भाई ये जो जस्टिस हैं ये किसी तरीके से किसी ऐसे उसमें करप्ट तो नहीं है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जो है कमेटी बनाई और उस सदस्यीय कमेटी को ये बात बोली कि आप इसकी जो है आंतरिक जाँच करेंगे। और रिसेंटली क्या हुआ, वो रिपोर्ट जो है वो जो है CGI को सौंपी गई थी। वो रिपोर्ट जो है पिछली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया, वो CGI को वो रिपोर्ट सौंपी गई। अब CGI ने क्या किया है, रिसेंटली CGI ने ये रिपोर्ट उठा करके भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो है यशवंत वर्मा की जो रिपोर्ट रही है वो राष्ट्रपति और इन हाउस कमेटी यानी कि PM को भेज दी गई। ठीक है, राष्ट्रपति और PM को भेजी गई। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो किसी भी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया या हटाने की जो पावर है वो जो है राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये जो अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि रिपोर्ट आती है, फिर हम देखते हैं कि रिपोर्ट जो है वो CGI जो है वो भारत के राष्ट्रपति और PM को इन हाउस कमेटी को भेजते हैं। ठीक है, तो हालांकि इससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि ये जस्टिस वर्मा हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे प्रकरण में ऐसे जो है उसमें संलिप्त पाए गए हैं, ऐसी बात कही जा रही है। क्योंकि रिपोर्ट आखिरी में होता क्या है कि रिपोर्ट फाइनली उनको भेजने का साफ साफ कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि संलिप्तता है, तभी राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट गई है। हालांकि अगर हम बात करें इन हाउस जांच प्रक्रिया के तहत जस्टिस शील नागू जो 3 सदस्यीय बेंच थी उसमें शील नागू, जस्टिस जो है GS संगवालिया और अनु शिवरामन की एक कमेटी की जांच की थी, यानी कि 3 सदस्यीय कमेटी में ये 3 लोग थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति के आदेश पर ही हटाया जा सकता है दोस्तों, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पॉलिटी का एक नॉर्मल सा जो है फैक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसमें यह भी बोला गया है दोस्तों कि अगर ऐसी सिचुएशन में जो है कोई भी जज पाया जाता है, ठीक है, दोषी पाया जाता है, तो स्वेच्छा से अपने पद का त्याग कर सकता है, जबकि जस्टिस वर्मा ऐसा करने को तैयार नहीं है। अब समझ में बात ये नहीं आ रही है कि अगर आप संलिप्त पाए गए तो जो है जो न्यायपालिका के ऊपर जो आप एक तरह का जो है ना एक दाग लगेगा, उससे न्यायपालिका जो है बहुत ज़्यादा जो है गंभीर एक्शंस ले सकती है। हालांकि आपको ये दिया गया है इनको कि भाई अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं तो आप स्वेच्छा से अपना जो है त्यागपत्र दे दीजिए, आप अपने इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। लेकिन एक नियम ये भी कहता है कि अगर जज इस्तीफा देने से इनकार करता है तो संसद में दुर्व्यवहार या अक्षमता के उस पर आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया इनके ऊपर चलाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर वो पाए जाते हैं कि ऐसे प्रकरण में वो संलिप्त थे और फिर भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो उनके ऊपर महाभियोग की जो है प्रक्रिया वो जो है दोस्तों वो चलाई जा सकती है। हालांकि दोस्तों अगली खबर पे बढ़ें, जो अगली खबर है हमारे साथ वो पेज नंबर 10 पर आपको देखने को मिलेगी और जीएस पेपर 3 से। मैंने फर्स्ट खबर में ही आपको सचेत किया था कि एक ऐसी खबर आपको देखने को दिखाऊंगा मैं आपको जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेंटालिटी जब तक आप नहीं समझेंगे ना तब तक आप इस चीज़ को डिकोड ही नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान की मेंटालिटी है कैसे। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो है भारत में ऐसे बहुत सारे लोग आज भी बैठे हुए हैं, मैंने ये मुझे किसी बात का इसमें वो नहीं होता है, आप बोल के तो देखिए भाई कि भारत में आज भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण होने के बावजूद जो है उस चीज को कंडेम नहीं किया, उस चीज को माना नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें ऐसा कुछ हुआ हो कि भारत का ही हाथ रहा हो। मतलब सीरियसली आप सोच करके देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, भारत का नमक जो है आपने खाया है, भारत की नागरिकता है आपके पास, कम से कम अपने देश के बारे में तो इस तरीके से बोलने से एक बार 10 बार इंसान को सोचना चाहिए कि यार क्या मैं ऐसे कौन से शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, इनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी समय आपको एक ऐसा चेहरा देखने को मिलेगा पाकिस्तान का जो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। पूरे विश्व को खंगार लीजिए आप,
पूरे विश्व में आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है कि जो पाकिस्तान में रीसेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है, उससे आप साफ साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा राष्ट्र जो है, ये सच में कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी इसमें 19-20 का फर्क है नहीं, ये रोग स्टेट ही है। उसका रीजन क्या है? वो रीजन आप इस फोटो से देख करके समझ सकते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, या पहले एक बात कर लेते हैं, आपने ये तो सुना ही होगा कि जब कोई शहीद होता है तो शहीद जो शब्द होता है वो बेसिकली हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो है सेना का कोई जवान जो है शहीद हो गए, ठीक है, तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन कभी ऐसा सुना कि विश्व भर में प्रचलित, विश्व भर में कुख्यात कोई टेररिस्ट, उसको राजनयिक सम्मान के साथ जो है विदाई दी जा रही हो? कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी वाला हाल है, वो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा वो पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा आपको। इन्होंने 4 लोगों को बटोर करके, थोड़ी सी जमीन दूसरे देशों की कब्जा करके, अपना राज्य स्थापित करके, खुद ही को सरकार और सलाहकार और खुद ही को जो है सिपह सालार बना करके, खुद ही के लोगों को बेवकूफ बना के राज्य चलाना, तो कोई पाकिस्तान से ही सीखे। उसका रीजन क्या है? आप खुद देख लीजिए। रीजन ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कई संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के संबंध सामने आए हैं। अब आप देखिए, यूएन डेजिग्नेटेड बहुत सारे टेररिस्ट, ठीक है, वो रिसेंटली जो है पाकिस्तान में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ जो है, ये पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं, इसमें उनको देखने को मिला है। अब आप पूछेंगे ये पिक्चर क्या है, तो इस पिक्चर से आप सभी वाकिफ हैं? नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत की स्ट्राइक में जो है, जो पहली स्ट्राइक जो भारत ने की जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें जो है ये जो है यूएन डेजिग्नेटेड हाफिज सईद जो हैं, उनके जो है फैमिली मेंबर्स कुछ निपट गए, ठीक है, बात समझिएगा। अब ये बात समझने वाली है, जिसने दूसरों की फैमिली को निपटाया हो उसको इस बात का दर्द कैसे पता चलेगा कि जब खुद की फैमिली जाती है तो क्या होगा। तो भारत ने यही चीज उसको चेताने का प्रयास किया कि अब तुम समझोगे कि तुम्हारी फैमिली के जब कोई जाता है ना तो कितना दुख और दर्द होता है। और जब उनका जनाजा हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक जो है एक मौलवी साहब हैं, ये जो है उसकी जो है जो क्रियाक्रम होता है, अंतिम क्रियाक्रम, वो करवा रहे हैं। और इसमें आप पीछे देखिए, ये फिगर देखिए जरा, इनको देखिए, ये देखिए आप, तो ये कुछ ऐसे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये पाकिस्तानी सेना है। मतलब राजनयिक जो है जनाजा कहीं निकलते हुए आतंकवादियों का, जो कि पूरे विश्व में आतंकवादी घोषित हों, वो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे कि वो यहां के आम नागरिक हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी कैसी? वही आइडियोलॉजी जिसके बिहाव पर ये धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जो चीजें हैं, ये जो हम कर रहे हैं, यही सब ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। यही तो बात है जो पाकिस्तान नहीं समझने का प्रयास कर रहा है, और कभी उसको समझ में आई नहीं और ना आएगी। क्योंकि अनपढ़ लोग जब चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं तो वो अपने स्तर से उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि जितना भी उन्होंने किया है वो सब नेगेटिव में जाता है इनका। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस हमले में तहरीक रिसालत फ्रंट, जिसको टीआरएफ, रिसेंटली जो पहलगाम में हमला हुआ वो इसी ने किया था, ठीक है। और ये तहरीके तालिबान जो है उसके जो है एक प्रॉक्सी ग्रुप है इसका, ठीक है। लश्कर तैयबा हो गया, ठीक है, हाँ सॉरी तालिबान कह रहा हूँ, लश्कर तैयबा की बात कर रहा हूँ, लश्कर तैयबा हो गया, ठीक है। फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन FIF को हो गए। इसके बहुत सारे ऐसे लोग इस जनाजे में देखने को मिले। अब आप सोच के देख रहे कि ये जनाजा राजनयिक जनाजा है, आतंकवादी की विदाई कर रहे हो। अरे भाई, एक बार को समझ में आता है कि अगर कोई नागरिक मर गया, अगर कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो गई, वहां जाकर के आप श्रद्धांजलि दीजिए, वहां जनाजा जो है, जो जिस तरीके से उनको दिया जा रहा है वो समझ में आता है। आतंकवादी को दे रहे हैं वो भी खुलेआम। और इसी बात को हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने बाकायदा इस बात को अपनी ब्रीफिंग में प्रूफ किया कि ये लो, अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ दे दें। भाई विदेश मंत्री जाकर के ऑनलाइन इंटरव्यू में ये बात बोल रहे हैं कि हाँ हमने जो है आतंकवाद की फंडिंग की। दूसरी चीज वो ये बोल रहे हैं कि हमने 5 जो है राफेल गिरा दिए, 12 सुखोई गिरा दिए। जब रिपोर्टर ने पूछा कि प्रूफ क्या है, सोशल मीडिया पे जाकर के चेक कर लो, हम बता रहे हैं आपको। फिर तीसरी चीज आप ये देख रहे हो, अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए। हालांकि भारत ने अपने मिसाइल हमले में मसूद अजहर जो है उनके कई रिश्तेदारों को मार गिराया, और उसकी ये फोटो आपके सामने जो है
आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो सामने आई है, वो आई है FIF को लेकर के। भारत में हुए मुंबई हमलों के बाद अमेरिका ने 24 नवंबर 2010 को FIF को आतंकी संगठन घोषित किया था। ठीक है, भारत के कहने पर, भारत के दबाव डालने पर इसको आतंकी संगठन घोषित किया। LET मुख्यालय पर मारे गए आतंकवादियों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई और इसमें अब्दुल रऊफ और मसूद अजहर शामिल थे, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ठीक है, एक स्थानीय मौलवी ने इसे शहीदों का अंतिम संस्कार किया है। तो भाई जो शहीद की परिभाषा है इनके लिए, वो मानवता की परिभाषा से अलग है। इनकी अपनी दुनिया है, अपना यूनिवर्स है, अपनी इकोनॉमी है। ठीक है, इनसे कोई बात बोलो, कुछ बोल दो तो हमारे पास एटमी बम है, हमने भारत पे अटैक कर देना है। मतलब आप सेंस ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों का, जो ये बातें ये बोलते हैं। और बोलने का तरीका भी क्या है, ना तो सही उर्दू, ना तो सही हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपनी जो है एक तरह से एग्जिस्टेंस बचाने का बस प्रयास कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है ना। और आपने देखा कि किस तरीके से इनके विदेश मंत्री हैं, आप समझ पा रहे हो, विदेश मंत्री, और वो जा करके किस तरीके से बेइज्जत होते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एविडेंस मांगो तो कहेंगे सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया का एविडेंस जो है गवर्नमेंट दे रही है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट खुद कह रही है कि सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, इनकी सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट आपको नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि अगर हम बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNGC में TRF को जो है वो ये मुद्दा उठाया था कि TRF को भी जो है लिस्ट में शामिल किया जाए एक आतंकवादी संगठन के रूप में। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने इन महाशय का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, सो कॉल्ड फादर ऑफ पाकिस्तान, देखने को तो यही लग रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों ही इसको समझने का प्रयास करिएगा कि पाकिस्तान और चाइना कैसे जो है एक उस पे बैठे हुए हैं। ये आपके UN में परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, परमानेंट सीट है, 5 मेंबर्स में से ये हैं। और ये जो है UNSC के जो है इस समय सदस्य हैं। जो 15 टोटल सदस्य होते हैं उसमें से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं जो है चुने हुए मेंबर, जो हर 2 साल पे उनको जो है चेंज करना पड़ता है। इस समय पाकिस्तान बैठे हैं UNSC में। तो जब भारत ने इस बात को लेकर के पुश डाला, तो जब भी कोई ऐसी मीटिंग होती है तो उसमें 5 जो हैं, ये 5 इनके पास होती है वीटो, इनके पास होती है वीटो। तो आपको पता है ये क्यों करेंगे? ये अभी रिसेंटली जो है PL-15 दिए हैं। PL-15 एक मिसाइल है जो पाकिस्तान को दिए हैं ये, कि भाई अपनी रक्षा करो। तो ये क्यों करेंगे भाई? ऐसे ही तो बात है। हालांकि ये 2 साल बाद जो है हटेंगे, 26 में हटेंगे तो हम आएंगे। हमारा तो अभी रिसेंटली हुआ था, भारत कई बार रह चुका है। पाकिस्तान 26 में हटेगा तो शायद प्रेशराइज किया जा सके। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि किस तरीके से आप इस गणित को समझेंगे। तो वो गणित यह है कि TRF को अगर लिस्ट में लाना है तो सबसे पहली बात, इनमें से कोई वीटो ना करे, सब मान जाए। और टोटल जो 15 मेंबर हैं वो इस पे जब वोटिंग हो तो हाँ, इस बात को माने कि TRF को हम लिस्ट में डालेंगे। इसी के साथ साथ एक और लिस्ट का नाम सुना होगा आपने, जो है फाइनेंशियल टास्क फोर्स, FTA। ठीक है, FTF इसकी लिस्ट होती है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स की लिस्ट क्या होती है? सो ये बेसिकली क्या करता है कि ये टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर किसी देश में एक्टिव हैं और कोई देश उनको सपोर्ट कर रहा है तो उनको अपनी सूचियों में डाल देता है। तो भारत की ये भी कवायद है कि पाकिस्तान को इस जो है लिस्ट में ब्लैक लिस्ट किया जाए। फिर से ग्रे हुए थे, व्हाइट लिस्ट में वो आते हैं जो बिल्कुल किसी तरीके से निष्पक्ष हैं, जैसे भारत। हालांकि जो है ये ब्लैक लिस्ट से ग्रे में आए और इस समय ग्रे में चुपचाप बैठे, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए फिर से पाकिस्तान को, इन सारी गतिविधियों को देखते हुए। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अगली जो खबर है दोस्तों वो आपके सामने आ रही है पेज नंबर 10 से लेकर के, और ये इंटरनेशनल इवेंट के तरीके से आप इसे देख सकते हैं। रॉबर्ट प्रीवोस्ट, याद रखिएगा ये कहीं आपको प्रीवोस्त भी देखने को मिलेगा। तो प्रीवोस्त और प्रीवोस्त बोल सकते हो आप, या प्रीवोस्ट बोल सकते हो। एक जो है इनको जो है रिसेंटली नया पोप जो है बनाया गया है, नया पोप ये बने हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये जो पोप है और ये जो पद है वो है क्या। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। रॉबर्ट प्रीवोस्ट जो है पोप के रूप में चुने गए हैं। रॉबर्ट प्रीवोस्ट को पोप के रूप में चुना गया। कैथोलिक चर्च 2000 साल के इतिहास में पहली बार अमेरिकी पोप के रूप में किसी को चुना गया है। यानी कि 2000 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका से किसी को जो है वो पोप चुना गया है। ऐसा क्यों रहा है? देखिए, इसका एक कारण रहा है।
अमेरिका की वैश्विक शक्ति होने के नाते ये माना जाता था कि इसका विरोध किया जाता था। जो पोप में कॉन्क्लेव होती है बेसिकली, अभी मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। तो पोप जो है वो अमेरिका से अभी तक कोई नहीं बना। तो पहले ये ऐसे पोप हैं जो अमेरिका से बने हैं। उसका रीजन ये रहा है कि अमेरिका जो है वैश्विक शक्ति रहा है शुरुआत से, तो अमेरिका की डोमिनेंस सब जगह देखने को मिलती है। तो ये जो कॉन्क्लेव होता है, इनकी जो कमेटी होती है जो ये निर्धारित करती है कि कौन बनेगा वोटिंग के जरिए, उसमें जो है हमेशा ये माना जाता था कि भाई अगर ये इतने पावरफुल हैं तो ये राजनीतिक और उस तरीके से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ों को विस्थापित करेंगे, और जब इतना बड़ा पद भी अमेरिका को मिल जाएगा तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हालांकि इस बार ऐसी जो है धारणा को जो है तोड़ते हुए पहले ऐसे जो है पोप बने हैं जो अमेरिका से हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम बात करें तो रॉबर्ट प्रीवोस्ट ने अपना लियो 14वें यानी कि लियो 14 का नाम चुना है। दोस्तों देखिए, इसमें एक प्रथा होती है, जब भी कोई पोप बनता है तो उसकी जिंदगी पोप के पद को धारण करने से पहले कुछ और होती है, पोप का पद जो है धारण करने के बाद कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो ईसाई धर्म में जो है, जो कैथोलिक उसकी शाखा है, उसमें ये बहुत बड़ा जो है पद माना जाता है, तो ये धर्मगुरु कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धर्मगुरु वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा आपने, तो वहाँ पर जो है ये पूरा कार्यक्रम होता है और वेटिकन सिटी में इनका निवास स्थल होता है, और वहाँ से ये पूरे जो है विश्व में जो ईसाई धर्म है उसका संचालन जो है, उसका पालन पोषण ये अपने हिसाब से फिर इनके हिसाब से किया जाता है। तो जब भी कोई इसको ज्वाइन करता है पोप का पद, तो पोप के पद से पहले उनकी जो है जो आस्था होती है वो तो शुरुआत से लगी है, लेकिन उनका जो पहले की जिंदगी है दोस्तों वो अलग होती है। पद ग्रहण करने के बाद जिंदगी पूरी बदल जाती है। अब इनको पूरी तरीके से अपनी अंतिम सांसों तक, ठीक है, वो जो है ईसाई धर्म को देना पड़ता है, अपनी पूरी जिंदगी जो है उसकी सेवा में लगानी पड़ती है दोस्तों। तो इसी तरीके से अपनी सारी चीज़ों को छोड़ते हुए उन्हें अपना एक नाम चुनना होता है। तो जो है अब जो रॉबर्ट प्रीवोस्ट हैं, इन्होंने अपना ये नाम जो है अब छोड़ दिया है। अब इन्हें लियो पोप, इनको बेसिकली मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, इनको पोप लियो 14, ठीक है, 14वें हैं। तो रोमन में है, तो चूंकि रोमन है तो रोमन अंक में लिखा जाता है, तो 14वें जो है लियो 14 के नाम से जो है इनको जाना जाएगा। हालांकि बात करें दोस्तों तो रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु और रोम के बिशप माने जाते हैं इनको। ठीक है, और वेटिकन सिटी की राज्याध्यक्ष को पोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ रही है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि पोप फ्रांसिस जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बाद जो है एक ऐसा वो किया गया, बेसिकली 2 दिन की एक कॉन्क्लेव हुई जिसमें विश्व भर से 133 जो है लोगों को इकट्ठा किया गया। सो इसकी प्रथा ये होती है कि सारा जो है इनका जहाँ भी ये चुने जाते हैं उसकी एक पूरी मीटिंग होती है, उसकी एक पूरी जो है वो चलती है, कमेटी बनती है, और उसको ये जो कुछ भी चुने जाने का प्रोसेस है ये बंद दरवाजे के अंदर होता है। बाहर से दुनिया से आज तक किसी को ये नहीं पता होता अंदर क्या होता है, सिर्फ उन लोगों को छोड़ करके जो अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गोपनीय रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मुझे लगा आपको, एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ है तो आपको बता देना चाहिए, कोई छोटा पद तो था नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के हम प्रारंभिक प्रश्नों की तरफ। देखिए, प्रश्न हमारा पहला है, रोहिंग्या निर्वासन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि रोहिंग्या को विदेशी अधिनियम के तहत विदेशी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो केंद्र सरकार को उन्हें निर्वासित करने का अधिकार है। दूसरा कथन करता है कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि UNHCR द्वारा शरणार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त रोहिंग्या को म्यांमार निर्वासित करने पर यातना और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको समझाया है तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 1 के ई के तहत भारत में कहीं भी निवास करने या बसने का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3 तीनों दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली जो प्रश्न है हमारा है वो पोप लियो 14 के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट प्रीवेस्ट को पहले अमेरिकी पोप ने लियो 14 का नाम लिया और अपने पहले संबोधन में शांति, संवाद और मिशनरी प्रचार पर जोर दिया। ठीक है, पोप लियो 14 पेरू के नागरिक थे और पोप बनने से पहले पेरू में मिशनरीज के रूप में सेवा कर चुके थे। वहीं अगर हम बात करें, पोप फ्रांसिस ने रॉबर्ट प्रीवेस्ट को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने में कोई भूमिका नहीं निभाई।
उपरोक्त में से या कौन सा कथन सही है? आपको याद रखिएगा दोस्तों, सही बताना है। केवल 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3 तीनों दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के आलोक में रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन से संबंधित कानून और नैतिक चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। भारत की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं के साथ कैसे संतुलित कर सकता है। आपका जीएस पेपर 2 राजनीति, शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित ये प्रश्न है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, पाकिस्तान के हमलों को रोकने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए भारत के दृष्टिकोण के संदर्भ में भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करिए। भारत अपनी रक्षा नीति और कूटनीतिक रणनीतियों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकता है, इस प्रश्न को आपको हल करना है, जो कि आपके सामान्य अध्ययन पत्र जीएस पेपर 2 से संबंधित है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन से जो है संबंधित होता है। तो दोस्तों इस पूरे जो है क्लास में आपको बहुत सारी न्यूज़ जो है मैंने 9 मई की कवर कर ली है और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। हालांकि दोस्तों पिछली जो 2 क्लासेस होंगी वो आपको उसके जो है आपको क्लासेस हम प्रोवाइड कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो दोनों क्लासेस आपको प्रोवाइड हो। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। इस वीडियो का PDF आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक दे रखा है और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।